हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केएसटी मैथमेटिक्स बाय शीतल सिंह। आप लोगों की डिमांड पे मैंने आज वीडियो बनाई है ट्रिग्नोमेट्री। नहीं तो जो है आज हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इशू चल रहा है लाइट का, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, तो मैं सोच रही थी कि आज शायद मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई दी है। तो आप जो है वीडियो को अच्छे से देखना। मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं आज। और अगर आप लोगों को जो है इन सारे ट्रिग्नोमेट्री जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, फॉर्मूले होते हैं, और जितने भी आपके एंगल्स की वैल्यू है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल किस तरीके से बिहेव करता है, तो वो सारी जो फॉर्मूले हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है, हमें याद रखनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए। अगर आपको 2 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से। कई बार ना ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में पूछा कुछ और टॉपिक होता है और वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री भी घुसा देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिक आना ही चाहिए, ठीक है। तो जो है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर भी आती है, टीजीटी वाले पोर्शन में भी आती है। आज ही मेरे से किसी ने कमेंट करा था कि मैम मैं जो है अभी मेरे पास बहुत टाइम से मैं पढ़ाई के टच में नहीं हूँ, और मैं अभी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। तो देखो, मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगी कि आप अगर पीजीटी की सच में तैयारी कर रहे हो, तो आप एक बार ये सब्जेक्ट की मैंने टॉपिक वाइज जो सीरीज़ बना रखी है ना, सारी वीडियोज़ को, अगर आपके पास टाइम है इतना, और मेरे ख्याल से अभी तो टाइम बहुत बचा है, तो आप एक बार 2 दिन लगा के ना, 2 दिन लगा के सारी वीडियोस को देख लो। आपके सारे टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएंगे। सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी होंगी। अगर आप मैथ के टीचर बनने जा रहे हो तो पहले से आपने एमएससी वगैरह कर रखी होगी। तो अगर आप अभी भी रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपका जो है रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ा रखी हैं और पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूले बता रखे हैं आपको। उतना भी आप पढ़ लोगे ना, तो मेरी गारंटी है आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे पेपर में, ठीक है। दूसरा, आप जो है सीडीपी पढ़ लो एक बार आप जो है सीडीपी की कोई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स की वीडियो है ना, वो ज़रूर देख लो। अगर आप चाहते हो कि मैम आप ही बना दो, आप ही कर दो, तो फिर आप मेरे को बता देना। नहीं तो एक बार सीडीपी ज़रूर देख लो। हिंदी इंग्लिश तो ये मान लो कि चलो हो ही जाएगा पेपर में, थोड़ा बहुत तो हिंदी इंग्लिश आता ही है हमें। जीके भी हो जाएगी। तो और जो बचा फिर हमारा जो बेसिक, जो हमारा कॉमन जो पेपर आता है ना मैथ का, उसके लिए भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एचटेट हमेशा पूछता ही पूछता है, हर बार का काम है उसका पूछने का, कॉमन जो क्वेश्चंस पूछता है, 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है, तो वो भी एक बार कर लेना। उसमें हर क्वेश्चन के ट्रिक बताए हैं, फॉर्मूले बताए हैं। और जितने भी आपका जो कॉमन सेक्शन है, उसके लिए भी मैं पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो आप सब लोग जो है मेरे को एक बार याद कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर किसी को भी फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम ये टॉपिक करा दो, वो टॉपिक करा दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करा दो, ट्रिग्नोमेट्री करा दो। देखो, जिसने भी जिस भी टॉपिक के लिए बोला, मैं कंटिन्यू उसी टॉपिक पे वीडियो डाल रही हूँ। हालाँकि अगर आप मेरी सिचुएशन देखोगे तो ऐसी नहीं है कि मैं जो है डेली एक वीडियो बनाऊँ, उसको एडिट करूँ, पहले उसके लिए पढ़ूँ, फिर मैं, मेरे पास इतना टेक्निकल चीज़ें भी नहीं है कि मैं आसानी से चीज़ें आपको बना के और फटाफट से पढ़ा के दे दूँ। मुझे बहुत इन चीज़ों में करना पड़ता है कि पहले फ़ोटो पेस्ट करो, फिर उसको समझाओ, फिर उसको हटाओ, फिर दूसरा पेस्ट करो। मतलब इन चीज़ों में यार बहुत हेक्टिक लगती है मुझे चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ कि कुछ लोग अगर मुझसे जुड़े हैं ना, अगर मुझसे 8-10 लोग बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिए बहुत 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 ही खुशी की बात है ये। क्योंकि हमने भी बहुत सारे पेपर क्लियर कर रखे हैं, और हम भी लास्ट में एक अच्छा टीचर ही बनना चाहते हैं। तो जो वो अच्छा टीचर बनने की रेस है ना, वो यही सिखाती है हमें, यही स्ट्रगल सिखाती है कि अगर आपके पास एक भी बच्चा पढ़ने के लिए आ जाए, तो आप उसके लिए उतनी मेहनत कर दो जितनी आप हज़ारों बच्चों के लिए करेंगे। तो ये मैं सोचती नहीं हूँ कि यार मेरे पास 1000 बच्चे नहीं हैं, या मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए, मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, सिर्फ कुछ लोग ही मुझसे पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं ना, मैं बस यही सोच के आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर देना, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा-सा चैनल को ग्रो करो, ताकि और बच्चे जुड़ जाएँ। आगे भी जो है चंडीगढ़ पीजीटी का जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, जुलाई में ही हमारा जो है एग्ज़ाम की नोटिफ़िकेशन निकलने वाले हैं फॉर्म के, तो हम उसकी भी तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे जो सीटेट की तैयारी करेंगे शायद, जो पहली बार सीटेट देने वाले हैं, तो मैं उन लोगों के लिए भी फुल कोर्स जो है बनाने वाली हूँ, सीटेट टीजीटी जो लेवल 2 होता है उसके लिए, ठीक है। तो आप सब लोग मुझसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, मैं व्हाट्सएप का भी लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे उसको भी ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लो किसी अपडेट के लिए कि कब आपका कोर्स शुरू हो रहा है, क्या है चीज़ें, कहाँ से कैसे हो रही हैं, ठीक है। चलिए, और सबसे बड़ी बात, खुश रहो। कोई ये नहीं होता कि सारे टॉपिक सब बच्चों को समझ आ जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, देखो कोई बच्चे ना ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे होते हैं, कई बच्चे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अच्छे होते हैं, किसी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, जैसे ग्रुप थ्योरी और रिलेशन फंक्शन, ये वाले टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप बस ये देखो कि ये एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक आपको पहले से ही आते हैं, जिनमें आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उनके आप सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस पे टैकल हो जाएंगे। वीडियो अगर आप देखोगे बिना पेन पेपर के भी, आप एक बार वीडियो को सुन लो, बैठ के देख लो कि मैडम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, तो भी आपका थोड़ा है रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैथ के तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपका पेपर आपको समझ आ जाएगा, और आपका पेपर फिर आसानी से हो जाएगा वहां से, ठीक है। चलो पढ़ लो अब।
अब इसके बाद देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है कोस और इसमें आयोटा दे रखा है ना। कुछ बच्चे जो हैं आयोटा देख के घबरा जाएंगे कि यार हम इस आयोटा को कैसे करें। आयोटा क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज होता है आयोटा। लेकिन आयोटा के लिए एक बहुत ही बढ़िया थ्योरम है हमारे पास, जो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा होता है ना, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, उसकी वैल्यू कॉस और साइन में होती है ना। आपने कभी अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा होगा, एमएससी करी है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो पढ़ा ही होगा। तो जो हमारा एक फॉर्मूला था कि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। फिर हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर हम इसकी कोई पावर कर दें ना, इसकी पावर आप कुछ भी कर दो एन पावर, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाता है, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बन जाता है। तो जो हमारा एंगल है उसके साथ ये हमारा मल्टीपल आ जाता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा हो गया। आपको सिर्फ यही समझना है, यही लगाना है इसमें। ये सिर्फ आधा मिनट का क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाला जो आइडेंटिटी है हमारी, ये फॉर्मूला अगर आपको पता होता ना, तो फिर आप इसको समझने की भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट में लिखा है कोस प्लस आयोटा साइन थीटा, तो उसको मैं क्या लिखूं, जल्दी से बताओ मुझे, इसको मैं क्या लिखूं। इसको मैं क्या लिखूंगी, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको क्या लिखते हैं हम, ई रेस्ट पावर, अगर माइनस आयोटा थीटा है तो वो होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, सॉरी। तो देखो फिर यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या है, ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा, और इसकी पावर क्या है, 4 है। बस इसी को तो सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूँ, इसको ऊपर ले जाऊंगी माइनस वाली पावर को, इसकी पावर 4 दी हुई है, तो ये क्या बन गया, ई रेस्ट पावर आयोटा 2 थीटा बन गया। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे और इसकी पावर 4 है। 4 पावर है तो 4 दूनी 8, तो सीधा सीधा आंसर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है जी। चलो आज ना हम क्या करेंगे, हम टॉपिक को, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसको क्वेश्चंस के साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है। अब तक जो है मैंने सारे टॉपिक्स में पहले आपको समझाया है, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, लेकिन आज हम साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री। ठीक है। फिर हमें बताना है कोट ए वन प्लस कोट ए, ये समथिंग हमें कोट की वैल्यू बतानी है, और ए प्लस बी मतलब दो एंगल्स की वैल्यू हमें 225 डिग्री वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को एंगल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एंगल्स पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पे जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना, वो पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, एंगल तो मैं आपको समझा देती हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास एंगल्स को याद करने की, वो आप समझ लो। ठीक है। देखो, हम आप सिर्फ ये टेबल याद कर लो, 0 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो इनको भी आपको कैसे याद करना है, आपको ना सिर्फ साइन के लिए याद करना है, सिर्फ साइन के लिए याद कर लो। उसके उसी से फिर आप सबके निकाल सकते हो। देखो, आप अपना हाथ लेना, ठीक है, आपको अपना लेफ्ट हैंड लेके चलना है। लेफ्ट हैंड में यहाँ आपका क्या होगा, थंब होगा। ठीक, ये आपकी ऐसे करके 4 उंगलियां हैं। उंगलियां कुछ ज़्यादा ही मैंने सुंदर बना दी, ये जो सबसे पहले आ रही है वो पतली सी बना दी, क्या फूल बना दिया। यार मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, सही में। चलो मैं कोशिश करती हूँ। ये कोशिश करने वाले की सही में हार नहीं होती है ना। बन गया ना, देखो कितना सुंदर बना है। चलो अब समझो इसको, फिंगर्स से कैसे याद करना है, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है इस पे, फिंगर्स से कैसे याद करना है। आपको कैसे याद करना है कि ये मेरा 0 डिग्री है। ओहो, आज तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हुए जा रही है, एक तो वैसे ही लाइट नहीं है। देखो, ये मेरा 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये मेरा 60 डिग्री एंगल है, और ये थंब जो है मेरा 90 डिग्री एंगल है। ठीक है। आप एक बार इस फिंगर्स को याद कर लो, आपको ज़िंदगी भर के लिए ये एंगल्स की वैल्यू याद हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अभी पढ़ोगे एस्टेट क्लियर हो जाएगा तो आप कोई बड़े मिनिस्टर बन जाओगे या बड़ी पोस्ट पे चले जाओगे, आप कहीं के प्रिंसिपल बन जाओगे, है ना। ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है जो हमें क्वालिफाई करना है बस। उसके बाद तो फिर एक जंग शुरू हो जाएगी, जहाँ के भी फॉर्म भरोगे उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट दो, मेन टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, जगह जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए तो मैथ ही समझो कि हमें तो ज़िंदगी भर लेके चलना पड़ेगा इसको साथ में। आगे पढ़ाएंगे तब भी हमें दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रही हूँ, ये याद कर लिया ना, तो मेरी गारंटी आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते एंगल्स की वैल्यू। देखो कैसे याद करना है आपको। आपको एक तरीका है कि आपको देखना, जब हमें 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये देखो, इस फिंगर से नीचे आपकी कितनी फिंगर्स रह गई। ये जो आपकी छोटी वाली फिंगर है, इसके नीचे कोई फिंगर होती है, नहीं होती मैम। तो आप क्या करो, आप 0 के आगे लिख दो 0। ठीक है। अब 30 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 30 डिग्री से नीचे कितनी फिंगर रह गई, 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दो।
45 डिग्री से नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। 60 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 3 फिंगर्स, है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो। अब 90 डिग्री से पहले कितनी फिंगर्स हैं हमारी? 4 हैं, 4 ही होती हैं, तो 4 ही आ गई, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया फिंगर्स का। अब इसके बाद फिर करना क्या हमें इन फिंगर्स का? देखो क्या करना है। ये हमारी वैल्यू निकली यहाँ से 0 1 2, सबको आप 2 से डिवाइड कर दो। जितनी भी वैल्यू है ना, सबको 2 से डिवाइड करना है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं। और फिर दूसरी पार्शियलिटी ये भी नहीं है कि सबका जो हमारा न्यूमरेटर है, जो हमारी फिंगर्स पे हमने वैल्यू निकाली थी, उनके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दो। अब वैल्यूज देखो क्या आएंगी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये आ गई हमारी 1। ठीक है, ये समझ आया आपको? ये साइन के लिए वैल्यूज हो जाएंगी आपकी। जब आपकी साइन की वैल्यू आ जाती है ना 0, 30 और 45, 60 और 90 के लिए, तो वही वैल्यू आपको अगर कोस के लिए पता करनी है तो आप इन वैल्यूज का रिवर्स कर दो। जो 90 की है वो 0 की हो जाएगी, जो 60 की है वो 30 की हो जाएगी, और जो 45 है और साइन 45 कोस 45 सेम वैल्यूज देते हैं हमेशा, और जो इसकी 30 की वैल्यू है वो इसकी 60 की वैल्यू हो जाएगी, जो इसकी 0 डिग्री पे वैल्यू है वो इसकी 90 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? बस आप साइन के लिए याद कर लो, फिर साइन के याद हो जाएंगे तो कोस का पता चल जाएगा, और साइन और कोस का पता चल जाएगा तो उसके बाद जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो इसकी वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी। कोट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो इसकी भी वैल्यूज हमें पता चल जाएगी। सीकेंड थीटा जो है वो 1 बाय कॉस थीटा होता है, मतलब कोस का उल्टा कर दो सीकेंट आ जाएगा, और अगर मैं 1 बाय साइन कर देती हूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है? कोसिकेंट थीटा। यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, ये आपके एंगल्स की वैल्यू है, ये आपको पता होंगी तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब इसके बाद तो हम इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे आएगा। अब आपको ना यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ हमें कोट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, कोट की वैल्यू पूछी है मैम, तो मैम फिर हम कोट के लिए हम क्या करें? या तो आप कोट में ही निकालो एंगल्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप 10 में निकाल दो, अगर आप 10A 10B की वैल्यूज निकाल दो, तो हमें कोट की चाहिए तो हम 1/10A कर सकते हैं ना, क्योंकि कोट का उल्टा क्या होता है? 10 होता है ना। 10 का उल्टा करेंगे तो वो कोट बन जाता है। यही इसी तरीके से अगर मुझे कोट बी की वैल्यू चाहिए तो मैं 1/10 भी कर सकती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में बस यही दिमाग लगाना है कि किस में बना ले जो हमारा आंसर आ जाए। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसान होने वाला है। देखो मैं क्या करती हूँ, मेरे को बोल रखा है कि a प्लस बी की वैल्यू 225 डिग्री है, तो मैं क्या करूँ, मैं 10 फंक्शन ले लेती हूँ दोनों तरफ, 10a प्लस बी ले लेती हूँ और यहाँ पे बनाती हूँ 10 225 डिग्री। अब आपको इस वैल्यू को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको कोई तो फंक्शन लगाना पड़ेगा ना जो कोट में बन जाए, तो मैंने इसको 10 बना दिया यहाँ से। ठीक है, अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो कि 10 180 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अगर आप 10 180 डिग्री बाय 45 प्लस 45 डिग्री करेंगे तो ये आपका 225 डिग्री आ रहा है यहाँ से, है ना। हम हमेशा एंगल्स को स्प्लिट कर लेंगे 180 में, मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू ले आओ जिसकी वैल्यू आपको पता है। हमें 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू पता है, तो आप इस एंगल को इस तरीके से तोड़ लो, या तो जो प्लस करके या माइनस करके, ताकि जो है आपकी जो एंगल्स की वैल्यू आपको पता है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे फिर ये क्या बन जाएगा, 10 180 प्लस 45 है, इसका मतलब ये 180 पे चेंज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। जो 10 45 वो क्या होता है 1 होता है, क्योंकि देखो साइन और कोस जो है दोनों सेम वैल्यू देते हैं 10 45 डिग्री पे, और हमको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 10 45 कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ से। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हम्म आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी क्वाड्रेंट में एंगल्स को किस तरीके से लिखा जाता है। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपकी थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इनको ऐसे याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हम स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं तो वही याद करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझना ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ए से क्या आएगा ऑल, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। एस से क्या आएगा साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, तो इसका मतलब साइन और कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से क्या होता है टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या है कोट थीटा, तो ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, सिर्फ ये पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब लास्ट
मैंने सी लिखा है तो सी से क्या आ रहा है कॉस थीटा और उसका उल्टा क्या है सीकेंड थीटा। तो ये दोनों फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब देखो ये तो हमारा 0 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये मेरा पाई होता है और ये मेरा होता है 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री है, 180 डिग्री है। ठीक है जी। तो आपको क्या याद करना है कि जब आप 90 प्लस करते हो या फिर आप 90 माइनस करते हो, 90 प्लस करते हो या फिर आप 90 माइनस करते हो, तो आपका फंक्शन चेंज होता है हमेशा। इसी तरीके से जब हम 270 प्लस करते हैं या 270 माइनस करते हैं ना, तो भी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टेंजेंट फंक्शन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। अब ये चीज़ भी आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि कौन सा एंगल किस में चेंज होता है। जो साइन एंगल है वो चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। ठीक है, इसी तरीके से टेन जो है वो कोट में चेंज हो जाता है और कोट जो है टेन में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से सीकेंट कोट कोसिकेंट में चेंज होता है और कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होता है। अब हमेशा ये चीज़ याद रखना कि साइन कोस कोस जो है वो हमेशा एक साथ चलते हैं, चाहे कोई फॉर्मूला हो, चाहे चेंज होना हो, चाहे कोई आइडेंटिटी हो। इसी तरीके से टेन जो है, टेन और कोट आपस में चेंज होते हैं। सीकेंट और टेन जो है ये दोनों एक साथ चल रहे हैं किसी भी आइडेंटिटी में, और कोट और कोसिकेंट हमेशा एक साथ चलते हैं किसी भी आइडेंटिटी में। ठीक है, देखो आइडेंटिटी भी एक बार समझ लो, आई थिंक आपको याद होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करते हैं वो 1 आ जाता है। इसी तरीके से जब हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करते हैं, टेन और सीकेंट एक साथ चलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें तो आपको याद नहीं करा पाऊंगी, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगी जहाँ से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियोज और फॉर्मूले आइडेंटिटी सब एक बार रिवाइज कर लेना। मैं मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे समझना है। ये चीज़ आप समझ लो बस कि कौन सा एंगल किस पे चेंज होता है। ठीक है, 90 प्लस और 90 माइनस पे चेंज होता है, 270 प्लस और 270 माइनस में चेंज होता है। और फिर जब चेंज होता है ना तो किस तरीके से चेंज होता है, देखो ये भी समझने की ज़रूरत है। अगर मैंने ये लिखा कि साइन जो है 90 माइनस थीटा है, साइन क्या है 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये किस में चेंज हो जाएगा, सिर्फ कोस थीटा में चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर मैंने ये किया कि मान लो मैंने लिखा साइन जो है, साइन 270 माइनस थीटा मैंने किया, ये 270 है, 270 माइनस करूंगी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव है ना। साइन तो हमारा नेगेटिव आएगा, सिर्फ टेन और कोट थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है। तो साइन नेगेटिव होता है तो इसका आंसर जो भी आएगा वो पहले तो माइनस में आएगा। सबसे पहले हमें जिसमें चेंज होता है ना उसको नहीं देखना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें इसी इसी फंक्शन को देखना है। ये फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गई, ये फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव लिखना है। और फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये फिर इस क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया था, 1045 की वैल्यू 1 आ गई थी। ठीक है, हमने इस एंगल पे तो वैल्यू देख ली, लेकिन जो ये हमारा 10a प्लस बी है, हमने सिर्फ 10 टू 25 डिग्री की वैल्यू निकाल ली जो 1 आ रही है, लेकिन 10a प्लस बी को तो खोलना पड़ेगा ना, इसको खोलना पड़ेगा अलग अलग, 10a 10b बनाना पड़ेगा, तभी हम कोट a कोट b की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप इसको सॉल्व करो, इसमें लिखा है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी को हम कैसे लिखेंगे, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b होगा, यहाँ से 10a प्लस 10b हो जाएगा। अब देखो 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो आप समझो इसको किस तरीके से आपको आगे फर्दर ये सॉल्व करना है। हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी, 10 टू 25 डिग्री के, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी थी 1। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से इसको 1 के इक्वल पुट कर देती हूँ। ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया है, ये जो मेरा फंक्शन आया है, इसको मैं 1 के बराबर पुट करूँगी। तो यहाँ से मेरी क्या वैल्यू आ जाएंगी, 10a प्लस 10b जो है किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 10a और 10b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, 10a प्लस 10b। राइटिंग पे ध्यान मत देना, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। अभी मैं फास्ट फास्ट करा रही हूँ ताकि हमारे पास टाइम कम है, हम जल्दी रिवाइज कर सकें। तो ये 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू 1 आ गई मेरे पास।
तो अब देखो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कोट ए प्लस कोट 1 प्लस कोट ए और इंटू कोट बी। आप क्या करो, इस कोट को चेंज कर दो 10 में, इसको चेंज कर दो, इसको लिखो 1/10 ए अपॉन 1 प्लस 1/10 ए, ठीक है, इंटू 1/10 बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/10 बी। जब आज आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ से आपके पास लास्ट में यही वैल्यू बनेगी कि 1/1 प्लस 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 ए इंटू 10 बी, ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, तो 1 प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, देख के आपका दिमाग शायद चकरा गया होगा। जो अभी लास्ट टाइम में रिवीजन कर रहे हैं उनको घबराहट हो रही होगी कि यार ट्रिग्नोमेट्री तो बड़ी मुश्किल है। देखो इसी क्वेश्चन में मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि एंगल्स को आपको अगर प्लस में लिखा हुआ तो उसको कैसे जोड़ तोड़ के लिखना है ना, और फिर एंगल्स की आइडेंटिटी कैसे निकालनी है, किस तरीके से आपको फॉर्मूले लगाने हैं प्लस वाले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को देख के मत घबराओ, अभी आगे जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखते रहो वीडियो को। ठीक है, चलो देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको वही आपको तरीका लगाना है कि एंगल्स को सम में आपको इस तरीके से बनाना है कि जैसे यहाँ पे 35 डिग्री लिखा है ना, इस क्वेश्चन में दिया है साइन 55 और साइन 35। सबसे पहले तो आप इस बड़ी सी वैल्यू को देख के घबरा गए होगे, यार इतनी सारी वैल्यू दी है, हमें तो पता ही नहीं, ना 35 की पता ना 55 की पता, हमें तो सिर्फ कोट 90 की वैल्यू पता है। यहाँ से अगर आपको कोट 90 की वैल्यू भी पता है, मतलब कि कॉस 90 अपॉन साइन 90, साइन 91 होता है, कॉस 0 होता है, तो मतलब अल्टीमेटली ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखने का कोई मतलब था यहाँ पे, सिर्फ आपको आपका दिमाग खराब करने के लिए लिख रखा है इन्होंने। यही तो हमें सीखना है कि पेपर में हमें ये नहीं सोचना कि ये जो क्वेश्चन है बहुत मुश्किल बनाया है। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपका माइंड स्ट्रेस में आ जाए, आपको समझ ना आए कि कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्वेश्चन को बस समझना हमें पड़ता है कि पूछ क्या रखा है, कहाँ से किस तरीके से हम इसको सिंपल कर सकते हैं, कितना छोटा बना सकते हैं। ठीक है, आप देखो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, बताओ 0 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 55 डिग्री अपॉन कॉस 35 डिग्री। तो आप क्या करो, अगर मैं इसको भी 35 डिग्री बना दूँ, इसको भी अगर मैं 35 डिग्री बना दूँ, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है एक सेम एंगल में आ जाएगा, है ना। सेम एंगल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आप बनाओ इसको, कैसे बना सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन 90 माइनस 35 डिग्री, है ना, आप 90 में से 35 डिग्री माइनस करेंगे तो 55 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताओ, फटाफट बताओ मुझे, आएगा कि नहीं आएगा ना। 90 माइनस 35 डिग्री करेंगे तो लास्ट में 55 डिग्री आएगा, नीचे बच गया मेरा cos 35 डिग्री। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि साइन अगर 90 माइनस है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर 90 प्लस 90 माइनस हो रहा है तो वो चेंज होगा। और साइन के भैया cos, तो साइन किस में चेंज होगा, cos में जाके चेंज हो जाएगा, तो कितना बन गया cos 35 डिग्री। तो यहाँ पे भी cos 35 डिग्री, तो बाबू ये कितना आ गया, 1 आ गया ना यहाँ से। तो सीधा सीधा आंसर मेरा 1 ही लिखा हुआ है, बस और कुछ करना ही नहीं था हमें। देखो सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कि साइन 55 को मैं किस तरीके से खोल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि एंगल्स को हम कितना किस तरीके से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें बहुत सारे एंगल खोलने पड़ेंगे हमें। देखो देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड कोस 510 कोस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए ये जो फॉर्मूला कॉस है, कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो मैं लगा नहीं सकती, सीधा सीधा मुझे इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी, जब ही जाके इसका आंसर आएगा। तो सबकी वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको सबको तोड़ना पड़ेगा। 510 कॉस 510 डिग्री, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो पाई प्लस माइनस करो, या फिर आप 2 पाई प्लस माइनस करो, या फिर आप 3 पाई, आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले सकते हो। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई पाई बाय 2 पाई बाय 3, किसी भी तरीके से इसको खोल दो। तो 510 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री, है ना, ये लिख सकती हूँ। अब ये कोस क्या है, 2 पाई है,
है ना? लेकिन cos 2 पाई पे चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब इसकी अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी cos 150 डिग्री ही रहेगी। इसका मतलब cos 510 की वैल्यू cos 150 डिग्री वैल्यू के बराबर होता है, ये आप समझो, ठीक है? cos 510 डिग्री जो है cos 150 डिग्री के बराबर होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब cos 150 की तो वैल्यू हमें पता नहीं, इसको और खोलना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब फिर पाई माइनस है, पाई माइनस पे चेंज नहीं होता, तो मतलब ये क्या रहेगा? cos 30 डिग्री रहेगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। cos 180 माइनस, cos 180 माइनस मतलब पाई माइनस, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही हूँ और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? √3/2 होती है, तो -√3/2 आ जाएगी यहाँ से। अब आप इसी तरीके से cos 330 डिग्री की वैल्यू निकालो, उसको क्या लिख सकते हैं? cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना? अब ये चेंज तो होगा नहीं क्योंकि 2 पाई माइनस बोला है। और जब आप 2 पाई माइनस करेंगे, यहाँ से जब आप देखेंगे 0 पाई 3 पाई/2, ये जाएंगे आप 2 पाई आपका इधर आएगा, तो 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, तो ये बन गया cos 30 डिग्री जिसकी वैल्यू आ रही है √3/2। ठीक है? अब दो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, इसकी आ गई और इसकी आ गई। अब साइन 390 की वैल्यू और निकालो, कैसे निकालेंगे? साइन 390 डिग्री की वैल्यू मैं निकालूंगी तो मैं इसको भी लिख सकती हूँ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है? 2 पाई प्लस लिखा मैंने, 2 पाई प्लस लिखा तो चेंज तो होगा नहीं, तो ये बन गया साइन 30 डिग्री। 2 पाई प्लस जा रहे हैं तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते थे, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसके बाद cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री इसको क्या लिखेंगे हम? इसको मैं लिखूंगी cos 90 प्लस 30 डिग्री, है ना? ये लिख सकती हूँ मैं। तो cos 90 किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब ये देखो 90 प्लस कर रहे हैं, 90 प्लस करने पे क्या cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? हाँ जी, नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस साइन 30 डिग्री, तो मतलब मेरी वैल्यू आ गई -1/2। और हमें अब क्या करना है? ये वैल्यू और ये वैल्यू इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में ऐसे ही दे रखा है cos 510 cos 330 प्लस साइन 390 और cos 120 डिग्री। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा cos √3/2 इंटू √3/2 प्लस क्या आएगा? 1/2 इंटू -1/2, मतलब मेरी वैल्यूज क्या आ रही है यहाँ से? -3/4 और -1/4, मतलब मेरी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -1 आ गई। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बस आपको एक तो वैल्यूज याद होनी चाहिए, दूसरा आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर आप एक भी नेगेटिव में चूक जाएंगे ना, तो आपकी वैल्यू फिर -1 से 1 पे चली जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है? तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ए बी और सी हमें दे रखे हैं और जो क्या है AP में बिलोंग करते हैं। बी और सी का रेशो √3 आ रहा है। सबसे पहले आप ये बात देखो, जब हमारे तीन एंगल्स हमारे AP के अंदर हैं, तो AP की मिडल टर्म का फॉर्मूला मैं आपको AP बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। अपनी जो मैंने एक वीडियो बना रखी है AP GP और HPP, उसमें जाके देखोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो b जो है मिडिल टर्म को हम किस तरीके से लिखते हैं? 2b इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है? a प्लस सी लिखा जाता है यहाँ से। ठीक है? तो यहाँ से मेरा एक वैल्यू तो मेरी एक एक्सप्रेशन मेरा ये आ गया एंगल्स के बीच में। दूसरा इसने क्या, दूसरी हमें बात क्या पता है कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है? अब मैं a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, a प्लस सी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 3b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। एक एंगल की वैल्यू आ गई। अब बाकी एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी और तरीका देख रहे हो ना तो इसकी वैल्यू नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर आप a प्लस सी की वैल्यू पुट कर दोगे 120 डिग्री, और फिर यहाँ से आएगी यहाँ से आप पुट करोगे a प्लस बी की वैल्यू पुट करोगे, तो इस एक्सप्रेशन से भी यही बनेगा कि a प्लस सी जो है 120 डिग्री है। तो मतलब हमारे पास एक ही सिंगल इक्वेशन है, और सिंगल इक्वेशन से हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी उसके लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लॉ ऑफ साइंस बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ साइंस बोलते हैं, वो जो ट्राइंगल्स में लगता है हमेशा। ठीक है? ट्राइंगल्स में कैसे लगाते हैं कि बी जो हमारी साइड है, बी और सी जो है ना साइड्स दे रखी हैं, बी हमारी साइड है तो उसके नीचे लिखते हैं हम उसी का एंगल का साइन। ठीक है? वो किसके बराबर है? सी इज इक्वल टू साइन सी के, साइन सी के ये बराबर है।
तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, अब आप देखो बी और सी का हमें रेशो पता है, तो मैं बी बाय सी लिख दूँ यहाँ से, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन बी अपॉन साइन सी की वैल्यू आ जाएगी। बी और सी का रेशो क्या दिया है, √3/√2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन बी बाय साइन सी हो गया ये, ठीक है, साइन बी बाय साइन सी हो गया। लेकिन बी एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, बी एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पुट कर दो, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2, तो ये हो गया √3/2 साइन सी। अब √3 से √3 कैंसिल, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास, सॉरी ये √2 है यहाँ पे, तो इसके बाद हमारी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, साइन सी की वैल्यू मेरे पास 1/√2 आ जाएगी। और साइन सी की वैल्यू 1/√2, इसका मतलब साइन किस एंगल पे 1/√2 वैल्यू देता है, इन दोनों को बराबर निकालने के लिए इसका ये मतलब होता है कि साइन सी यहाँ पे ये देखो कि ये किस एंगल पे वैल्यू दे रहा है, ये देता है 45 डिग्री पे, तो इसका मतलब जो सी है ये किसके बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री के। अब हमारे पास बी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई और सी की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, लेकिन हमें निकालने किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस सी जो है वो 2b के बराबर है, ए प्लस सी जो है वो 2b के बराबर है, तो ए प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना आ गया यहाँ से, 75 डिग्री, ठीक है। तो ए एंगल की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री है। क्लियर हुआ आपको? अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है जी। और एकदम खुश रहो, रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। देखो मेन सब्जेक्ट आप पीजीटी टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो आनी ही चाहिए, ठीक है जी। अब ना आपकी कॉपी पेन निकालने की बारी आ गई है, कॉपी पेन निकाल लो और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। बहुत हो गया सुनना मैडम का, अब कॉपी पेन निकालो और पढ़ाई चालू कर दो। देखो एक दो क्वेश्चन तो खुद से भी प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो फिर कैसे आएंगे पेपर में, कैसे करोगे, मैम थोड़ी ना करने जाएंगी पेपर में। तो देखो यहाँ पे 10x की वैल्यू दे रखी है b/a, और हमसे पूछा है कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी बाय a माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। कई बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसे दे देता है, अब आपको क्या दे रखा है, सिर्फ रियल नंबर्स में ये पूछ रखा है। तो देखो आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर आप अंदर रैशनलाइजेशन करेंगे तो वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमें छोटा सा बनाना है इसको। तो आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर रूट। अब यहाँ से a माइनस बी ऑलरेडी इसके पास है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस बी करेंगे तो ये किस इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से बन जाएगी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए की स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया, 2a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास 10 का फॉर्मूला होता है, बेसिकली ये 10 के फॉर्मूले में बता रहा था, 10x हमारे पास b बाय ए दे रखा है ना, तो 10x का फॉर्मूला बनाना, हमें 10x का फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे, मैं अगर यहाँ से a कॉमन लेके इसको हटा दूँ, a कॉमन लेके a को हटा दो, क्या बनेगा, 2a ऊपर लिखा है तो मैंने a को बाहर लिया, तो ये बन गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब b बाय ए की वैल्यू 10 है, तो a से a कैंसिल, मेरे पास आंसर में क्या आ रहा है, 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये आ गया मेरे पास। अब आप क्या करो, इसको खोल दो साइन कोस में, ठीक है, क्योंकि ये तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो इसको साइन कोस में खोलूंगी मैं, तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी यूज हो रही है सारी, एक बार आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी। पीडीएफ का लिंक मांग लेना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे दे दूंगी और आप जाके वहाँ पे जो है पीडीएफ देख लेना, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया, कोस 2 थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा को बाहर ले लो स्क्वायर रूट के, क्या आएगा, 2 कोस थीटा, और ये स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है अंदर, तो 1 बाय कोस थीटा है ना, हाँ, तो ये बन रहा है कोस 2 थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका मतलब ये क्या बन गया, 2 कोस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2 थीटा। क्या आंसर में ऐसा लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है, ये रहा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, देख लो ध्यान से। इसके बाद हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप देखते रहना वीडियो को, ठीक है। हाँ जी देखो इस क्वेश्चन में लिखा है साइन
इंटू साइन इनवर्स 1/5 कोस इनवर्स 1/5। आप इस साइन को उधर ले जाओ, सब कुछ हमारा इनवर्स में हो जाएगा। फिर ये बन गया कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 लिखा है ना, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे साइन के फॉर्म में 1 की वैल्यू किस पे देता है वो लिखना पड़ेगा। देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये मैं लिख रही हूँ साइन इनवर्स। अब 1 जो है साइन किस पे वैल्यू देता है, साइन देता है π/2 पे, है ना, π/2 पे वैल्यू देता है। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मेरी वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स 1/5, सॉरी हाँ, प्लस क्या है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, ये π/2 बन गया यहाँ से। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो मैं यहाँ पे cos इनवर्स x रखती हूँ, ये बन गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ये जो cos इनवर्स x, ये जो π/2 साइन इनवर्स 1/5 है ना, ये बन जाएगा cos इनवर्स 1/5, क्योंकि π/2 कर रहे हैं हम। तो सीधा सीधा यहाँ से आंसर आ गया कि x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 1/5 आ गई हमारी यहाँ से। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। बहुत गर्मी लग रही है। देखो 134 जो हमारा एंगल है, इसमें दिया है थीटा और फाई एंगल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, टेन थीटा 1/7 है और साइन फाई जो है 1/√10 वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, आपको थीटा और फाई के बीच में, 2 फाई के बीच में रिलेशन निकालनी है। तो उसके लिए आपको जो है एक तरीका समझना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे वैल्यू दे रखी है टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू 1/7 दे रखी है। ठीक है, अब इस टेन थीटा से, थीटा तो हमें चाहिए ही है और फाई चाहिए, तो देखो टेन थीटा हमारे पास ऑलरेडी, अगर मैं इस साइन फाई को टेन थीटा में कन्वर्ट करूं, साइन फाई को अगर मैं टेन फाई में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे पास फिर थीटा और फाई का रिलेशन बनाने आसान हो जाएगा, है ना। तो आप इसको टेन में चेंज कर दो, दोनों टेन टेन में आ जाएंगे। फिर हमें जब साइन की वैल्यू दे रखी है 1/√10, ठीक है, तो यहाँ से आपको ट्राइंगल समझना पड़ेगा। जब हम ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं, और इस एंगल की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ये मेरी अगर ट्राइंगल ए बी और सी है, ठीक है, ए बी और सी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे एंगल सी निकालना है, तो साइन सी, कॉस सी और टेन सी की वैल्यू अगर मैं बताऊँ, तो ये जो वैल्यू होती है, ये होती है पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने का तरीका है कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये, इसको याद कर लो ऐसे। तो इनको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर है। अगर आपने एंगल ए लिया, तो फिर इसके सामने वाला जो साइड होगी वो फिर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना बस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, दूसरा जो बच गया वो बेस है, और जो हमारा ये ऐसे लिखा होता है स्लैंट में, वो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब हमारा साइन का इसने वैल्यू दे रखी है, साइन फाइव की वैल्यू उसने बोल रखा है कि 1 क्या है, √10 है। तो इसका मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर है और नीचे वाला मेरा हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब 10 में मुझे बेस चाहिए नीचे, तो बेस कैसे निकालूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगी, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² की वैल्यू कितनी है, 10 है, p² 1 है, और बेस की वैल्यू फिर यहाँ से कितनी आ जाएगी, b², b की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, सॉरी 3 आ जाएगी। ठीक है, बेस हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो टेन फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना है, परपेंडिकुलर 1 है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, बेस हमारा 3 आ गया, तो टेन फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1/3 आ गई। ठीक है, अब टेन फाइव 1/3 आ गया, तो मुझे इसने पूछा है थीटा प्लस 2 फाइव, तो मुझे 2 फाइव निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ से क्या करूँ, 10 2 फाइव निकालूंगी। 10 2 फाइव की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 10 फाइव 1 माइनस 10 स्क्वायर 5। ठीक है, 2 10 फाइव मतलब कि 2/9। ठीक है, ये हो गया 1 - 1/9, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 3/4। 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 10 2 5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3/4 आ गई। अब मेरे को क्या करना है, मुझे निकालना है टेन थीटा प्लस 2 फाइव की वैल्यू, टेन थीटा प्लस 2 फाइव की वैल्यू। तो इसमें मुझे आइडेंटिटी लगानी, ये देखो ये एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है, जो है 10x+y का फॉर्मूला। 10x+y का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या बनेगा ये, टेन थीटा प्लस 10 2 फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 2 फाइव।
ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। फिर यहाँ से वैल्यू मेरी, आप जब ये सारी वैल्यू पुट करोगे ना, टेन थीटा की, 10/2 की, जो हमें टेन थीटा की वैल्यू है 1/7 क्वेश्चन में दे रखी है, और 10/2 की वैल्यू हमने 3/4 निकाली, तो इसके बाद हमारा आंसर जो है पूरा का पूरा यहाँ से 1 आ जाएगा। ये मेरा आंसर 1 आ गया। अब आप मुझे बताओ, क्या आप एंगल्स को कंपेयर नहीं कर सकते? अगर थीटा, टेन थीटा प्लस 2 फाई जो है 1 के बराबर है, और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1045 डिग्री लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर आएगा। इसका मतलब मेरा जो टेन थीटा प्लस 2 फाई है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री आएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा, सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ से ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर ऑब्जर्व 30 डिग्री, 60 डिग्री हाइट ऑफ टावर। देखो, सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको ये मेथड समझना पड़ेगा कि जब भी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है या एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं। देखो, अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आपको नीचे से कोई चीज़ ऊपर देखनी है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो ना, और दूसरी बात ये है कि ये फिर हमारी लाइन क्या बनेगी, लाइन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, साइट बोलते हैं, मतलब जिस लाइन से हम देख रहे हैं। एक इंसान अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, फिर हम क्या करते हैं, जहां से वो देख रहा है जिस पॉइंट से, वहां पे हम एक हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई। फिर जो ये एंगल बनता है ना, ये जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको क्या बोलती हूँ मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलती हूँ। जब एक इंसान, जब आप अगर ऊपर से नीचे देख रहे हो, ऊपर से अगर आप नीचे देख रहे हो, तो फिर आपके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। वो कैसे निकालेंगे, मुझे इसके साथ हॉरिजेंटल लाइन चाहिएगी। ठीक है, मुझे इसके साथ एक हॉरिजेंटल लाइन जैसे यहाँ बनाई थी, यहाँ पे भी चाहिएगी। फिर जो ये एंगल है ना, यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। ऊपर से नीचे अगर देख रहे हो तो ये आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एक बात आप याद रखना कि ये जो एंगल है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ये हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, ठीक है, मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, मुझे नीचे की एंटी क्लॉकवाइज लेना था, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनाई है। दो दो तीन चीज़ें आपको याद करनी है कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देखा जा रहा है तो मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और जो ये एंगल्स है ये हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये एंगल बनेगा ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा। अब आप क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 60 मीटर। ठीक है, और वो एक टावर पे देख रहे हैं वहां से। बिल्डिंग की हाइट क्या है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर। अब आप बिल्डिंग बना लो। मैंने एक बिल्डिंग बनाई जिसकी हाइट क्या दे रखी है, इसने 60 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। मैंने ये बिल्डिंग बना दी ए बी। ठीक, अब ये कहाँ देख रहा है, टॉप एंड टावर, हाँ टावर का देख रहा है, तो ये मेरा टावर हो गया। यहाँ से इसने टॉप पे देखा, ठीक है, ये टॉप हो गया। फिर इसने बॉटम पे भी देखा, तो मतलब यहाँ भी देखा इसने। ठीक है, ये मेरा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बेस बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो छोड़ो, इस लाइन को भूल जाओ, ऐसी कोई लाइन लिखी है, समझो फटाफट। तो मैं क्या करूँ, अब हमारे पास हम ये एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो पहली बात एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है ना। मैंने आपको बताया था जब भी आपको एंगल बनाना है तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। या तो आपको एंगल पता हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, नहीं पता तो आपको बनानी पड़ेगी। ये एंगल जो है, जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो 30 डिग्री, टॉप ऑफ टावर को देख रहे हैं। जब मैं बॉटम ऑफ टावर को देख रही हूँ तो फिर मेरा ये एंगल 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब मैं कैसे निकालूं, ये पूरी हाइट मुझे 60 मीटर दे रखी है। ये हाइट मान लो मेरी एच है और बेस मेरा इसका एक्स है, ये मान लो सी और डी है। ठीक है, ए बी सी डी में ये बन गया ट्रेपीजियम। ये ए बी सी डी आपको नज़र आ रहा है, ट्रेपीजियम नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, जब आपको इस तरीके से देखना हो ना कभी भी इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करो, यहाँ से जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इस लाइन को मिलाती हुई, इस टावर के जो टॉप है उसको मिलाती हुई। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है, कुछ अलग नहीं करना, इसी तरीके से करना है क्वेश्चन में। या तो एंगल ऑफ आपको एलिवेशन निकालना है या डिप्रेशन निकालना है।
तो आपको निकालना पड़ेगा ट्राइंगल से ही। अब देखो आपके पास ये हाइट h है तो ये भी h हो जाएगी, और ये कितना बचेगा 60 माइनस h बचेगा, है ना। अब दूसरी बात, आपने कभी पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रही है इनको, मेरी लाइन कभी भी सीधी नहीं बनती, ठीक है ना, जिंदगी सीधी है ना लाइन सीधी बनती है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो एंगल हमारे पास होता है ना, जैसे ये एंगल, ये एक लाइन है, ये किस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो जितना एंगल ये 30 डिग्री है, इस केस में हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन ये है, तो ये जितना 30 डिग्री एंगल है ना, तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये एंगल 30 डिग्री था, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री। कुछ इस तरीके से मेरा ये एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एंगल 30 तो ये भी एंगल 30 हो गया। इसी तरीके से अगर ये पूरा एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो फिर ये लाइन मेरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये लाइन एक पैरेलल लाइन है, ये लाइन एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो ये इसके पैरेलल है, और ये लाइन जो है AC मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल मेरा कितना हो गया 60 डिग्री। अब जो मैंने आपको ट्राइंगल का पढ़ाया था कि tan 60 कैसे निकालता है, इन सारे क्वेश्चंस में जो है हमें एंगल की वैल्यू देखनी है। अब आप देखो आपके पास बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, तो आप बेस और परपेंडिकुलर से क्या निकाल सकते हो, tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री इस ट्राइंगल से जब मैंने लिया, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल में tan 60 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। परपेंडिकुलर कितना है, पूरा पूरा 60, और बेस कितना है, x है। tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी ट्राइंगल में कौन सी लूँ, ये वाली लेनी पड़ेगी मुझे। इसको मान लो E है ये पॉइंट, AE और D में, इन ट्राइंगल AE और D में क्या आएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस h, मतलब परपेंडिकुलर वही है। अब बेस मेरा ये लाइन x है, तो ये लाइन इसी के पैरेलल ये भी x आएगी, तो ये भी x हो गया। तो इस केस से भी हमारे पास क्या आ रहा है, √3 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x आ रहा है। अब आप मुझे बताओ यहाँ से क्या आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करके h की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, आसानी से आ जाएगी वैल्यू। देखो x में चेंज कर लो इसको आप, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है, 60 अपॉन √3 आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये 1/√3 है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे √3 इंटू 60 माइनस h। तो दोनों x की वैल्यूज को मैं बराबर कर सकती हूँ, दोनों x की वैल्यूज को कर दो बराबर। बेसिकली आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी h की। तो ये √3 इंटू 60 माइनस √3h, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ये हो गया 60, हाँ 60/√3, इसको आप इधर ले आओ, √3 इंटू 60 है, और इज इक्वल टू माइनस √3h, ठीक है। यहाँ से आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, तो h की वैल्यू आपके पास यहाँ से 40 आ जाएगी, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ से 40 आ जाएगी। वही हमें निकालना था, h की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, ठीक है। अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछेगा क्वेश्चन में, अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछेगा, तो अगर मान लो नीचे से ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से किसी टावर पे देख रहा है, टावर इससे ऊंचा है, ठीक है, मैंने टावर पे देखा, तो फिर मैं यहाँ से यहाँ देखूंगी, उसके टॉप पे अगर देख रही हूँ, तो मैं अगर बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे देख रही हूँ, तो मैं इधर से देख रही हूँ, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये एंगल फिर मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। मान लो 30 डिग्री दिया है, ये बी दिया है, ये बी दिया है। फिर इस ट्राइंगल से आप क्या करेंगे, इसको बी माइनस बी प्लस एक्स कर लेंगे कुछ, ठीक है। बी पूरा मान लो मेरा बी है, ए है सॉरी, तो इसको आप ए माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बना के आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार आप, अगर आपके पास एक दो क्वेश्चन और इसके प्रैक्टिस कर लेना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है मैं मानती हूँ कि सबसे आसान टॉपिक है, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन का क्वेश्चन तो आपका छूटना नहीं चाहिए पेपर में किसी भी हाल में। अब ये क्वेश्चन जो है ये तो बिल्कुल आसान, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। इसमें पूछा है कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस में कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है एंगल्स की, ठीक है, तीनों में से वो बताना है, ठीक है जी। अगर आपको नहीं आए तो फिर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। कुछ तो प्रैक्टिस करो। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें।
तो देखो पहले ना आप इसको कॉस थीटा लिखा है, इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। और जो एक +3 लिखा है उसको एज इट इज़ रहने दो। बीच वाली जो मिडिल टर्म है ना उसको उठाओ, वो क्या लिखा है 3 cos थीटा प्लस π/3, ठीक है। आपको इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा है, cos x + y की फॉर्म में लिखा है। अब ये भी एक थीटा है, ये भी एक एंगल की वैल्यू है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जिसको हम खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos A cos B, है ना। ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, cos A मतलब cos थीटा प्लस इंटू cos B मतलब cos π/3 माइनस sin A और sin B sin π/3। तो इसकी वैल्यू लास्ट में मेरे पास आ रही है 3/2, क्योंकि cos π/3 1/2 होता है, cos थीटा माइनस ये वैल्यू होती है π/3 मतलब √3/2, तो यानी ये बन गया 3√3/2 और ये हो गया sin थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब आप ये जो वैल्यू आई है मिडिल टर्म की, इसको इसमें ऐड कर दो। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा और माइनस 3/√2 sin थीटा प्लस 3। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। पहले तो आप ये जो cos इसको एक जैसा बना लो, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा और प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, जब भी हमें cos थीटा प्लस sin थीटा या cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, √a² प्लस b² करेंगे। मतलब मुझे अगर a cos थीटा माइनस b sin थीटा दिया है, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है, तो मैं a² प्लस b² करूँगी। अगर आप √a² b² करेंगे तो 13 का 169/4 ये हो जाएगा प्लस 9 × 327/4। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से इसका आंसर आएगा 6, 9 और 296/4, ठीक है। 296/4 करेंगे तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कहीं तो कुछ गलती कर दी शायद मैंने, हाँ ये 1 आएगा 196। तो ये हो गया 4 और ये 9, तो मतलब ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई वैल्यू। और एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म लिखी है 3, है ना, कांस्टेंट टर्म 3 लिखी हुई है ना ये वाली, तो 7 + 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। सीधा सीधा आंसर। बस आपको देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसकी डोमेन और रेंज समझना पड़ेगा। जैसे ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, इसमें साइन और कॉस की यहाँ पे डोमेन लिखी है और रेंज लिखी हुई है। इसी तरीके से साइन इन्वर्स एक्स की डोमेन लिखी है, रेंज लिखी है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो साइन एक्स की जो रेंज होती है ना, वही हमारे इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है। देखो कॉस एक्स की जो रेंज है वही मेरे कॉस इन्वर्स एक्स की जो है क्या है, डोमेन आएगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो इन्वर्स फंक्शन है वो कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो इसीलिए जब हमारे कॉस फंक्शन की रेंज ही -1 to 1 है, तो उसकी डोमेन को हमें वहीं पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू बन सके, ठीक है। फिर उसके बाद हम उस डोमेन पे -1 to 1 डोमेन पे हम फंक्शन लगाते हैं कॉस इन्वर्स एक्स। फिर जिस उसकी रेंज आती है वो क्या आती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। अब देखो इसमें ना आपको क्या दे रखा है, इसमें आप ये समझो जो साइन इन्वर्स फंक्शन की है डोमेन -1 to 1 से जा रही है -π/2 से π/2, और इसी तरीके से कॉस की -1 से 0 to π जा रही है। फिर आप 10 की याद करेंगे तो 10 के लिए डोमेन है -∞ to ∞, लेकिन रेंज इसकी -π/2 से π/2 आती है। अब आप कोसिकेंट की याद करेंगे तो इसमें आपको यूनियन लेना पड़ेगा, और -π/2 से π/2 जो हमारी साइन की आ रही थी उसमें से मुझे 0 माइनस करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आप कोस की जो दी हुई है उसमें से फिर रेंज में π/2 माइनस हो जाएगा, बाकी 0 to π सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लो। जैसे 10 की -∞ थी रेंज, तो कोट की भी डोमेन यही आ रही है, लेकिन रेंज में डिफरेंस आ जाता है। जो ये रेंज है ये कॉस वाली आ जाती है इसमें, और 10 में कौन सी वाली रेंज आ जाती है, जो हमारे साइन की रेंज आ रही है ना। इस तरीके से याद कर लो, ये जो साइन की रेंज आ रही है वही मेरी 10 की रेंज आती है, जो कॉस की रेंज आती है वही मेरी
कोट की रेंज आती है। और बस सीकेंट और कोसिकेंट में इतना फ़र्क है कि हमें ज़ीरो को माइनस, इसमें से ज़ीरो को माइनस कर रहे हैं पाई माइनस पाई बाई टू में से, और सीकेंट में हम ज़ीरो टू पाई मतलब कोस वाला फंक्शन लेंगे तो ज़ीरो टू पाई में से पाई बाई टू को माइनस कर देंगे। ये प्रिंसिपल ब्रांच ही आपको याद रखनी है बस, ठीक है। इसी के भी यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो हम क्वेश्चंस करेंगे। इसमें फिर किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मान लो क्वेश्चन में पूछेगा कि आप बताओ साइन इन्वर्स 1/√2 की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं साइन इन्वर्स 1/2 जो है किसके बराबर आ रहा है, y के बराबर आ रहा है। सबसे पहले ऐसे लिखते हैं। फिर हम लिख रहे हैं कि साइन y इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, ठीक है। मैं साइन फंक्शन को उधर ले जाती हूँ। आपको चेक करना है कि साइन y जो है 1/2 के इक्वल कब आएगा। इसका मतलब हमें ये देखना है कि साइन जो है 1/2 किस एंगल पे वैल्यू देता है। साइन 1/2 किस एंगल पे वैल्यू देता है, साइन 30 डिग्री पे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 30 डिग्री। इट मीन्स हमारे y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 30 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो हमारा y है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री यहाँ से। अब देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है साइन इन्वर्स, ठीक है, 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आपको फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इज इक्वल टू किसके प्रूव करना है, साइन इन्वर्स एक्स के। मैं ये तो आपको प्रूव करना बता रही हूँ, लेकिन अगर मान लो ये पूछे कि इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, और ऑप्शन में आपको 2 साइन इन्वर्स एक्स, 2 कोस इन्वर्स एक्स, 2 टेंजेंट इन्वर्स एक्स ऐसे दे रखा है। ये इसका आंसर ये आ रखा है। अब हमें इससे ये आंसर कैसे निकालेंगे। अगर पेपर में ऐसा आ गया तो आपको पता क्या करना है, अगर बाहर साइन इन्वर्स है ना तो अंदर आप ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो जो साइन में ही बन जाए, जो साइन के अंदर ही बन जाए। तो अगर मैं इसको साइन थीटा पुट कर दूँ, 2 साइन थीटा पुट कर दो, x को क्या पुट कर दो, साइन थीटा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको x दिया है, t दिया, y दिया, उसको पुट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा अंदर है, बाहर लिखा है साइन इनवर्स। तो सीधा सीधा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरे पास आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, आंसर आ गया। अब मेरे पास x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा दे रखा है, तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इन्वर्स x है। तो यहाँ पे पुट कर दो 2 साइन इन्वर्स x, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस टाइप से आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ जिसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ब्रांच में हमारा जो वैल्यू है वो लाई कर रही है या नहीं कर रही है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस एक दो बार पूछे गए ना, वो ये वाले जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको दिया है साइन इन्वर्स साइन 3π/5, ये दिया होगा, इसमें पूछेंगे कि इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सीधा सीधा कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइन इन्वर्स है, यहाँ साइन है तो मतलब मैं 3π/5 कर दूँगी, और आपको ऑप्शन में भी मिलेगा ऐसा कि 3π/5 लिखा हुआ मिलेगा। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया, 3π/5 इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन यही आप गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे कि हमें ये चेक करना पड़ता है जो हमारा आंसर आता है ना, ये जो हमारा आंसर आता है, ये जो साइन इन्वर्स फंक्शन है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ये वैल्यू लाई करती भी है या नहीं करती है, ये चेक करना पड़ता है हमें। अगर वो लाई कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो फिर हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे जो साइन इन्वर्स है उसकी रेंज, मतलब उसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच थी वो क्या थी, -π/2 से π/2 थी। लेकिन 3π/5 की वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो वो इस ब्रांच में, इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करती है। तो इसका आंसर 3π/5 नहीं आ सकता, आपको इसको फर्दर और तोड़ना पड़ेगा। तो मैं 3π/5 को क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ साइन पाई माइनस 2π/5, है ना। तो ये अल्टीमेटली 5π माइनस 2π/5 करेंगे, यही आएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, है ना। तो फिर इसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा साइन इन्वर्स इंटू साइन, ये मैंने लिखा पाई माइनस 2π/5, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब आप क्या कर सकते हो, पाई माइनस लिखा है तो मतलब चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। लेकिन पाई माइनस जा रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई माइनस जा रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा 2π/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और बाहर फिर हमारा साइन इन्वर्स था। अब आप कर सकते हो ऐसा, अब आप साइन इन्वर्स और साइन को कैंसिल आउट कर सकते हो और उसको लिख सकते हो 2π/5,
5 लिख सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये कैंसिल नहीं होते हैं, ये इस तरीके से लिखा जाएगा इसको 2π/5, ये जो वैल्यू इसको आपको y मानना पड़ेगा, फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये एंगल इसके बराबर तब आएगा जब ये वाला जो एंगल आ रहा है ये जो है प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करना चाहिए, फिर हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 2π/5 आ रही है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 2π/5 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना होता है। बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही है कि आपको प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो याद रखनी है, सारे जो हमारे फंक्शंस हैं उनकी एक बार याद कर लो। कुछ भी नहीं है, देखो साइन की क्या है, मैं आपको याद कराऊं, साइन की क्या है, देखो एक बार रिवाइज़ करो मेरे साथ साथ, -π/2 से π/2 है। ठीक है, और 10 की भी यही है, 10 की भी सेम है। ठीक है, 10 की सेम है। उसके बाद कोस की याद करो, कोस की क्या है 0 to π है, यही हमारी क्या है कोट की है। अब बच गया क्या सीकेंट और कोसिकेंट, सीकेंट बच गया और क्या बच गया कोसिकेंट बच गया। तो सीकेंट के लिए हम कोस वाला यूज़ करेंगे, मतलब 0 to π वाला यूज़ करेंगे। कोसिकेंट के लिए मैं साइन वाला यूज़ करूँगी, मतलब -π/2 से π/2 वाला यूज़ करूँगी। लेकिन इनमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसमें से मुझे π/2 माइनस करना पड़ेगा और इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 0 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई यहाँ से प्रिंसिपल ब्रांच आ गई। क्लियर हो गया आपको? बस एक आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे साइन में तो जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें ये क्लोज इंटरवल है, लेकिन 10 में ये ओपन इंटरवल हो जाता है -π/2 से π/2। इसी तरीके से कोस के लिए क्लोज इंटरवल 0 to π था, तो कोट के लिए क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल बन जाएगा। इस तरीके से आप पेयर बना के याद कर लो। ठीक है, पेयर बना के याद कर लो कि जो साइन वाला है वो 10 के साथ आएगा और जो कोस वाला है वो कोट के जैसा दिख रहा है, और सीकेंट और कोसिकेंट का जो है वो आपको साइन और कोस से ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलो अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आपको ये सारे जो फॉर्मूले मैं यूज़ कर रही हूँ, आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्मूले हैं, एंगल्स की वैल्यू हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रिंसिपल ब्रांच हैं, और कोई ट्रिक है या फिर क्या बोलते हैं जो मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन और ये निकाला था डिप्रेशन, इसका कौन सा तरीका है, तो अगर आपको ये सब एक ही बार में रिवाइज़ करने के लिए चाहिए तो आप मेरे को पीडीएफ के लिए कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे लिंक भेज दूँगी और आप वहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो है चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में आप मेरी हेल्प करो। देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, पूरा दिन बैठ के मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, पूरा अच्छा सा कंटेंट निकालती हूँ कि कौन सा कंटेंट आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, जहाँ से आप हर टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप जो है आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने टीचर को थोड़ा सा क्या करो, सपोर्ट करो, और जो है चैनल को ग्रो करने में आप मेरी हेल्प करो। ठीक है, फटाफट से इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे अगर आपको कुछ पर्सनल चीज़ें पूछनी है, कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए है तो आप वहाँ पे भी मेरे को डीएम कर सकते हो। बस व्हाट्सएप चैनल को भी आप जाके क्या बोलते हैं फॉलो कर लो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।